हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बीमार क्यों होते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसको आपको इस सेशन को अच्छी तरीके से सुनना है और देखना है, और ये नोट्स हैं ये आपको अपनी फिर नोटबुक के अंदर कर लेने हैं। तो सबसे पहले बीमारी क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। डिजीज़, तो डिजीज़ है डिस्टर्ब्ड ईज, मतलब जो भी आसानी से हम कार्य कर पा रहे हैं उसको हम करने में असहज महसूस करते हैं, उस डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, उसी को बीमारी कहते हैं। जैसे कि मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल, अगर हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तब वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज गिव राइज टू सिम्टम्स। इसमें जो एक या एक से अधिक सिस्टम है बॉडी के, उसमें चेंजेस आ जाते हैं और उसके फिर अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी प्रकार का चेंज आ गया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस में आएगी, बीमारी में काउंट की जाती है। जैसे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कफ है, लूज मोशन है, पस फॉर्मेशन है, हेडेक है, फीवर है, ये सभी ब्रीथलेसनेस है, वोमिटिंग है, फिट्स है, अनकॉन्शियसनेस है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग एंड जनरल इफ़ेक्ट्स। ये अगर महसूस हो रहे हैं और अगर ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब व्यक्ति क्या है, बीमार है। डिजीज़ आर बेसिकली टू टाइप्स। डिजीज़ जनरली दो प्रकार की होती है, एक तो एक्यूट डिजीज़ होती है और एक क्रोनिक डिजीज़ होती है। एक्यूट डिजीज़ को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। एक्यूट डिजीज़ देखिए, एक्यूट डिजीज़ यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, एक्यूट डिजीज़ द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। ये छोटे समय के लिए जो बीमारियाँ होती है उनको एक्यूट डिजीज़ में काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कॉमन कोल्ड है, फिर उसके बाद में है क्रोनिक डिजीज़ द डिजीज़ विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़। जो लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक नहीं होती है, वो क्रोनिक डिजीजेज होती है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्थ किसको कहते हैं, जब व्यक्ति है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से अनकंफर्टेबल नहीं होता है और सहज महसूस करता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, वो हेल्दी होता है। एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ में देखिए बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए एक्यूट डिजीज़ में देखिए दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़, ये छोटे समय की बीमारियां होती है। दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़, ये लंबे समय तक बनी रहती है। फिर अगले वाला पॉइंट देखिए, ये पेशेंट रिकवर्स कम्प्लीटली आफ्टर द क्योर। अगर अच्छी तरीके से पेशेंट का ध्यान रखा जाए और उसको नियमित समय पर दवाइयाँ दी जाती है तो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है कुछ ही समय में। पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, और पेशेंट है वो पूरी तरह सही नहीं हो पाता है किसमें, क्रोनिक डिजीज़ में। देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड, इसमें किसी प्रकार का वेट लॉस नहीं होता है और उसके बाद में जो टायर्डनेस है वो भी नहीं होती है ठीक होने के बाद में। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती है, देयर इज़ ओपन लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, इसमें जनरली क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है और टायर्डनेस मतलब टायर्ड महसूस करता है अपने आप को। देयर इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क, छोटे समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कार्य का नुकसान होता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। मतलब जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर चल रही है उसमें छोटे समय के लिए नुकसान होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। देयर इज़ प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, इसमें जो प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक कार्य का नुकसान होता है और एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। कॉजेज ऑफ डिजीजेज, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज हैव मेनी कॉजेज। मोस्ट ऑफ डिजीजेज के बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके कॉजेज़ हैं, वो कुछ के बहुत सारे कॉज होते हैं, कोई किसी के सिंगल कॉज होते हैं, मतलब कारण, बीमारी के कारण है वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं, किसी के कोई बीमारी एक ही कारण की वजह से हो सकती है। लाइक अनक्लीन वाटर, जैसे कि आप
स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं, नरिशमेंट पोषण सही नहीं मिल रहा है, जेनेटिक डिफरेंसेस आ गए हैं, मतलब जो चेंजेस हैं जब डीएनए की जो प्रतिकृति हो रही है उस समय डीएनए रेप्लिकेशन उसमें चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़, किसी के अंदर माता पिता के अंदर कोई बीमारी है और वो बच्चों में आती है, उसको जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ में शामिल किया जाता है। बेस्ड ऑन द कोज्ड डिजीज़, और ये सारे ही जो डिजीज़ के कोज है मतलब कारण हैं। आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे नॉन इन्फेक्टियस, इसी की वजह से दो प्रकार की बीमारियां हैं वो तैयार होती है। पहली है नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्टियस और इन्फेक्टियस का मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्शन की वजह से फैलती है वो इन्फेक्टियस होती है, और जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं फैलती है वो नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन इन्फेक्टियस डिजीज नॉट कॉज्ड बाय द इन्फेक्टियस एजेंट्स ये नहीं फैलती है। मोस्टली इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्टियस कोज, एग्जाम्पल है कैंसर। नॉन इन्फेक्टियस में जैसे कि कैंसर है वो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, इसलिए इसको नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में शामिल किया जाता है। फिर इन्फेक्टियस डिजीज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्टियस एजेंट्स के द्वारा अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारी को फैलाया जाता है तो उसको किस में शामिल किया जाता है, इन्फेक्टियस डिजीज़ में शामिल किया जाता है। टाइप ऑफ डिजीज़, इसमें टाइप बताए गए हैं जो कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती है। फिर उसके एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, फिर वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म, ये आते हैं। तो इनसे होने वाली बीमारियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ डिजीज़ में सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, इनको आपको याद कर लेना है और ये नोट्स हैं आपको लिख लेने हैं। टाइफॉइड है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, एक्ने और एंथ्रेक्स, ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां बैक्टीरियल डिजीज़ में शामिल की जाती हैं। फिर उसके बाद में वायरल डिजीज़ में कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, जापानीज़ एनसेफेलिटिस और ब्रेन फीवर, ये सब किस में शामिल किए जाते हैं, वायरल डिजीज़ में, ये वायरसेस के द्वारा होते हैं। फिर उसके बाद में फंगल डिजीजेस, और ये फंगस की वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एलर्जी वगैरह, ये किससे होती है, फंगस से होती है। उसके बाद में प्रोटोजोन डिजीजेज, इसमें मलेरिया है, मलेरिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्लाज्मोडियम। फिर है कालाजार, इसमें लेशमानिया, स्लीपिंग सिकनेस, इसमें ट्रिप्नोसोम्स, ये प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। फिर इसके बाद में 5 नंबर है वर्म डिजीज़, जो कि वर्म्स की वजह से होती है, जैसे एस्केरियसिस, जिसको एस्केरियसिस किसकी वजह से होता है, राउंड वर्म की वजह से। फिर एलिफेंटेसिस, इसमें वुचेरेरिया के द्वारा ये होती है। ये जो पहले नाम दिया गया है ये बीमारी है, और किससे होती है, कौन से वर्म से होती है, वो आगे ब्रैकेट में आपको बताया गया है। तो वुचेरेरिया से कौन सी बीमारी होती है, एलिफेंटेसिस। राउंड वर्म से कौन सी होती है, एस्केरियसिस। फिर इसके बाद में देखिए द इन्फेक्टियस डिजीज़ स्प्रेड बाई एजेंट्स आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़। जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है वो एजेंट्स के थ्रू फैलती है, इसलिए इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेट होती है एक जगह से दूसरी जगह। टाइप ऑफ डिजीज़, इसमें देखिए टाइप ऑफ डिजीज़ इसमें, और उसके बाद में इसके एग्जांपल। एयरबोर्न डिजीज़ जो हवा के माध्यम से होती है, कौन कौन सी है, जैसे निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां हैं। फिर वाटरबोर्न डिजीज़, जिसमें कोलेरा है और हेपेटाइटिस है, और ये किसकी वजह से होती है, पानी की वजह से, जैसे गंदा पानी पीने की वजह से ये बीमारियां हो जाती है। फिर सेक्सुअल डिजीज़, इसमें HIV है, सिफिलिस है, ये कौन सी है, सेक्सुअल डिजीज़ है। फिर उसके बाद में एनिमल बोर्न डिजीज़, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर क्रिएट होने की वजह से उसमें ये बीमारियां हो जाती है। एनिमल बोर्न डिजीज़ मतलब जो एनिमल की वजह से होती है या एनिमल के अंदर हो रही है उसमें जन्म के समय, जैसे कि रेबीज़ है। वेक्टर द एनिमल कैरिंग इन्फेक्टियस एजेंट्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट विदाउट गेटिंग अफेक्ट, एग्जाम्पल मॉस्किटो कैरिंग मलेरिया पैरासाइट। जैसे मच्छरों के द्वारा मलेरिया डिजीज़ को फैलाया जाता है, लेकिन उसमें वो किसको फैला रहा है, वो प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम किसका होता है, मॉस्किटो का होता है, मच्छर का होता है। वैसे ही जो रेबीज़ है वो किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है, मतलब कुत्ते के द्वारा फैलता है। लेकिन इसमें जो
डिजीज़ कोजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? डॉग के द्वारा किया जा रहा है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रेबीज़ को फैलाया जाता है। इसलिए इसमें किस में काउंट किया जाता है? एनिमल बोर्न डिजीज़ में काउंट किया जाता है। मतलब ये एनिमल के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां है। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है किसके लिए? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये पढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, अपने को वापस रिकवर करने के लिए। किसकी ज़रूरत होती है? एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। मैनी बैक्टीरिया मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड सेल वॉल एंड ब्लॉक्स द बायोकेमिकल पाथवेज। इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां होती है उनको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स जैसे ली जाती है। तो वो क्या काम करती है? जैसे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और ये क्या काम करती है? जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल की मेकिंग को रोक देती है, उसको बंद कर देती है, और इसमें जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर उसको रोक दिया जाता है। सेल को अभी आपने नहीं देखा है तो सेल को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सेल है वो आपके सिलेबस के अंदर भी है, और उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी आपके सिलेबस में है। तो जो वीडियो फर्स्ट से लेकर 5th तक है ये सारा सेल पे ही बेस्ड है, इसलिए आप उनको अच्छी तरीके से पहले देख लेंगे जिससे सेल है वो क्लियर हो जाए। जैसे बैक्टीरिया है वो भी एक सेल होती है, सेल जैसे एक सेल हो गई, और इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस, और इसके अंदर फिर सेल ऑर्गेनल्स है वो पाए जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से जो वीडियोज़ है 1 to 5 उनमें समझा दिया गया है। तो इसके अंदर जो सेल वॉल है वो उसका फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। फिर एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती है एंटीबायोटिक्स। एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज वायरस हैज़ ओनली फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। जो वायरस को रोकने के लिए जो एंटीडोट्स हैं वो बनाने में थोड़ी सी मशक्क़त होती है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं उनमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो बहुत कम होती है, इसलिए उनको रोकने के लिए किसी स्पेसिफिक मेथड की ज़रूरत होती है, और उसी तरीके से उनको रोका जा सकता है। इसलिए इनको रोकने के लिए और इनसे बचने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अदर मेडिसिन्स ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशंस। जो मेडिसिन्स है वो ब्रिंग डाउन मतलब कम कर देती है, बुखार को कम कर देती है, पेन को कम कर देती है, और लूज मोशन को रोक देती है। वी कैन टेक बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी। हमें एनर्जी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय जो अगर कोई बीमारी हो गई है उस समय बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे शरीर को लड़ना पड़ता है, एंड इसमें एंटीबॉडीज़ है वो तैयार होती है। इसलिए एनर्जी को बचाने के लिए बेड रेस्ट है वो प्रेफर किया जाता है किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, बचने के जो तरीके हैं वो हम पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग 3 लिमिटेशंस आर नॉर्मली कन्फ्रंटेड वाइल ट्रीटिंग एन इन्फेक्टियस डिजीज़। जो ये लिमिटेशंस हैं इनको हमें फॉलो करना है जब इन्फेक्टियस डिजीज़ को हम क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं। वन समवन हैज़ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसके अंदर जो बॉडी फंक्शंस हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, और किसी भी ऑर्गन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से या ख़त्म होने की वजह से उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है कम्प्लीटली। फिर ट्रीटमेंट विल टेक टाइम which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment. ट्रीटमेंट को करने में समय लगता है, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और बिस्तर पर बीमारी की वजह से जकड़ा हुआ है तो उसको समय लगता है उसको प्रॉपरली सही तरीके से ठीक होने में, और इसके साथ में अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके साथ में ही उसको समय भी लगता है जब वो बेड रेस्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो उसी समय ठीक हो जाए, उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टियस डिजीज़ कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। एक जो व्यक्ति बीमार है
वो एक सोर्स के रूप में वर्क कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को फैलाने में। फिर जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्टियस डिजीज़, इन्फेक्टियस डिजीज़ से प्रिवेंट करने के जो जनरल वेज हैं, तरीके हैं रोकने के, वो क्या क्या हैं। एयरबोर्न जो डिजीज़ हैं उनको रोकने के लिए वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। हमारी लिविंग कंडीशंस हैं वो ओवर क्राउडेड वाली नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हमें एक्सपोज नहीं होना है। कहने का मतलब हम अगर और क्राउडेड वाले रीजन में रहेंगे तो वहाँ से हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी के फैलने का खतरा बना रहता है। वाटर बोर्न डिजीज़, इससे कैसे बचा जा सकता है। प्रिवेंट बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। दिस इज़ डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, और इसके लिए हमें पानी को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से अलग कर देना चाहिए, या कंटामिनेशन को दूषित जो माइक्रोबियल जो पार्ट्स हैं उनको अलग कर देना है, या फिर बैक्टीरिया को नष्ट कर देना है, किल कर देना है, जिससे वाटर बोर्न डिजीज़ है वो ना हो। वेक्टर बोर्न मतलब जैसे कि मच्छरों के माध्यम से बीमारी फैलती है, मक्खियों के माध्यम से बीमारी फैलती है, उनको कैसे रोका जा सकता है। वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट, हम वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, वातावरण को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। विच वुड नॉट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग, जिससे कि मच्छरों के पनपने के लिए एनवायरनमेंट ना मिल पाए। इम्यूनिटी, इवन इन सेल्स देयर इज रिपेयर मैकेनिज्म्स कॉल्ड इम्यूनिटी, हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए रिपेयरिंग सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसे लड़ने के लिए हमारे अंदर जो सिस्टम पाया जाता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्टिस एजेंट्स, जो इम्यून सेल्स होती है वो इन्फेक्टिस जो एजेंट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ इज एलिमिनेटेड बाई डेवलपिंग मेमोरी सेल्स फॉर पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाई मिमिक्स द माइक्रोब्स कॉल्ड वैक्सीन, जो इस प्रकार की जो बीमारियां होती है जिसमें एक बार बीमारी हो जाती है उसके बाद में मेमोरी सेल्स के द्वारा उससे लड़ने की जो प्रोसेस है उसको स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद में भविष्य में अगर कोई वो बीमारी वापस से होती है तो उसको तुरंत रिकवर कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, मेमोरी सेल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे कि वैक्सीन, एक बार हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है, वैक्सीनेशन करवाने का मतलब वैक्सीन है वो लगवा ली है, तो उसके बाद में उससे संबंधित बीमारी कभी नहीं होगी। द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन, इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, अगर आपके बॉडी में एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है तो दूसरी बार उससे पीड़ित होने का खतरा नहीं रहता है, जैसा कि किस में होता है, वैक्सीनेशन में होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल टू मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की, पोषण की ज़रूरत होती है। देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टिटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मेनी अदर डिजीजेज, यहाँ पर बहुत सारी वैक्सीन है वो तैयार कर ली गई है। किसके लिए, जैसे टिटनेस जो बीमारी है उसके लिए, डिप्थीरिया के लिए, वूपिंग कफ के लिए, मीजल्स के लिए, पोलियो के लिए, और बहुत सारी और भी बीमारियाँ हैं जिनके लिए वैक्सीनेशंस कर लिया गया है, मतलब वैक्सीन है वो तैयार कर ली गई है। अब लास्ट में हम एक जो सबसे बेस्ट जो लाइन है वो देख रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन क्योर, हमें बीमारी से ही बचना है, बीमारी होने के बाद में उसका क्योर करना ये सही नहीं है, इससे हमें बचना है, पहले प्रिवेंशन करना है और यही बेटर है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन क्योर, हम बीमारी को होने ही ना दें जिससे हमें क्योर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए जो प्रिवेंशन है डिजीज़ से वो बेटर होता है किससे, क्योर से। हाइजीन इज़ द बेसिक की टू मेंटेन गुड हेल्थ, जो हाइजीन है, हाइजीन मतलब स्वच्छता, साफ सफाई है, वो बेसिक की है, मतलब बेसिक की है मतलब इसका बेसिक पॉइंट है, बेसिक इसकी ये एक चाबी के रूप में काम करती है, क्या, हाइजीन, जिससे कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो हमने आज चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल को समझ लिया है। इसके नोट्स को आप अपनी फिर नोटबुक में कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर बटन को प्रेस भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।